नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी वीणा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में फिर खुली पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। विधानसभा में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश। भाजपा ने कहा, नई बसों की खरीद में हुआ बड़ा घोटाला। किसानों को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब प्याज निर्यात पर नहीं लगेगा शुल्क। योगी सरकार के 8 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। पिछली सरकारों के कुप्रबंधन पर बोला हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार के कारण प्रदेश का हुआ समग्र विकास। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक। दोनों पक्ष 3 साल से जारी संघर्ष को रोकने पर कर रहे हैं बात। और अब सभी खबरें विस्तार से। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हंगामे के चलते राज्यसभा की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:35 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के उलट है। नड्डा ने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही। कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी खुद से प्रयास इन्होंने किया। और वहीं हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, वे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अहम संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. We cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party
will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for It is mosques. extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. और इस बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से ना तो किसी ने संविधान बदलने की बात कही है और ना ही कभी कहेगा। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ा यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। और वहीं लोकसभा में कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के संविधान बदलने वाले कथित बयान का उनका नाम लिए बगैर हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर इस वक्त चर्चा चल रही है। 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला होते हुए भी 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी?
बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रही है, राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। डीटीसी की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात भी रिपोर्ट में है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग कैग रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि कैग की ये तीसरी रिपोर्ट है, दिल्ली विधानसभा के सदन में रखी गई है। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। और इससे पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल को खीर खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली का बजट डबल इंजन की सरकार का बजट होगा और विकसित दिल्ली का नया विजन इसी के साथ शुरू होगा। दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सबको यहां आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में आप, ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहां से शुरू होगा। और यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पहले प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को कम कीमत मिलने लगी, तब सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी जाए। आज सरकार ने यह फैसला लिया कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी पूरी तरह से हटा दिया जाए। को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब ये
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यशवंत वर्मा के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च की बैठक के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। जी इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है और ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 20 से 24 मार्च के बीच बैठक हुई थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया, इस कॉलेजियम की बैठक में कि यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का फैसला लिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और ये भी सारी बातें उठी थी कि इस याचिका में कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया, एक बड़ी खबर इस वक्त की, और इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ही डिसाइड करता है कि कौन से जो न्यायाधीश हैं वो कहां जाएंगे, उनके ट्रांसफर कहां होगी, उनकी पोस्टिंग कहां होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च की बैठक के बाद इसका फैसला लिया है कि उन्हें अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी मौजूद है। विकास, ये जो फैसला लिया गया है इसके क्या कुछ मायने हैं? बिल्कुल असीम, देखिए कॉलेजियम की 2 बैठक हुई 20 और 24 की, और इसमें ये सुझाव रखा गया है कि जब तक ये जांच चल रही थी, जैसा कि जांच का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और 3 जजेस की कमेटी भी बनी है जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो कमेटी तो अपने काम कर ही रही है। इस बीच में ये भी प्रस्ताव कॉलेजियम की तरफ से अब आ गया है, ये रेजोल्यूशन पास किया है कॉलेजियम ने कि फिलहाल जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इस सिफारिश पर केंद्र को एक निर्णय लेना है और राष्ट्रपति, एक तरीके से जो हम औपचारिक तौर पर जो आदेश होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है कि वो इस सिफारिश को मंजूर करने के बाद इस प्रस्ताव को अगर मान लेते हैं तो उसके बाद ट्रांसफर उनका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूरे मामले में जो जले हुए नोट पाए गए थे वो एक अलग प्रक्रिया है। जुडिशियल वर्क उनसे दिल्ली हाई कोर्ट में वापस ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक। तो यही आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर उनका हो भी जाता है, केंद्र सरकार अगर मंजूर करके इस सिफारिश को उनको ट्रांसफर करने का आदेश निकाल भी देती है, तो जुडिशियल वर्क, इस बात की पूरी संभावना है कि उनको वहां भी नहीं मिलेगा। तो स्थिति कुल मिलाकर वही रहेगी। उनको पेरेंट कोर्ट में इसलिए भी भेजा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में वो जो, अगर हम वरीयता की बात करें तो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे और यहाँ के कॉलेजियम का हिस्सा थे। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेजियम बहुत सारे और भी चीजों को लेकर के बैठकें करता है, कामकाज करता है। तो जुडिशियल वर्क से तो उनको हटा दिया गया, लेकिन वरिष्ठता के चलते वो कॉलेजियम में अभी भी थे। अगर आप बात करें जो पूरी व्यवस्था होती है, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर उनको भेज दिया जाता है तो वहां पर वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होंगे, जुडिशियल वर्क उनको नहीं दिया जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। और इसीलिए ये सिफारिश यहाँ पर कॉलेजियम की तरफ से की गई है। बाकी जो जांच नोटों के पाए जाने की है उसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी थी जिसमें सारी चीजें निकल के सामने आई थी कि क्या अब तक की प्रगति रही है। तो वो उस प्रेस रिलीज की जानकारी के हिसाब से नोट जो मिले थे उसको लेकर के उन दोनों पक्षों से चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली से तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी और इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने भी अपनी एक जवाब में इन सारी बातों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा उस कैश से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका ना उनके परिवार का। तो अभी जो स्थिति है वो वही रहेगी असीम। एक बड़ा बदलाव बस ये हो जाएगा कि अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरीयता क्रम के चलते किसी कॉलेजियम का हिस्सा नहीं रहेंगे। नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट से तो उनको डी रोस्टर कर दिया गया था विकास। देखिए उनका ट्रांसफर नहीं किया गया था, अभी भी वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। आज जो एक सर्कुलर आया उसमें ये कहा गया कि कोई भी जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं किया जाएगा जस्टिस वर्मा को। जैसे ही पूरा विवाद हुआ था उसके तुरंत बाद जस्टिस वर्मा, जैसे ये आप याद करें कि ये पूरी बात पब्लिक डोमेन में आई है और सीजीआई ने प्रारंभिक जांच के लिए भी कहा था दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। उसके तुरंत बाद से जस्टिस वर्मा लीव पर थे, कोई जुडिशियल वर्क उनको अलॉट ना किया जाए, ये सीजीआई की सिफारिश थी। इसको अमल में लाते हुए आज सुबह एक सर्कुलर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुआ कि आज वो कोई भी अब से वो कोई न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे अगले आदेश तक। तो ये अभी जो स्थिति जैसा हम बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली हाईकोर्ट का हिस्सा हैं अभी भी, हालांकि उनको कोई जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं किया जा रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार उनके ट्रांसफर के इस रिजोल्यूशन को अगर स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद उनका औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर माना जाएगा।
जुडिशियल वर्क उनको वहां पर भी नहीं मिलेगा अभी, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। नहीं मिलेगा, इसके पीछे ये आप कैसे अभी कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? असीम, देखिए, जुडिशियल वर्क से उनको क्यों हटाया गया है उसको आप समझें। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको जुडिशियल वर्क से हटाया है, जब तक इस पैसे को लेकर के कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पार्टीज के मन में एक भ्रम रहेगा। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसका एक रेजोल्यूशन उन्होंने पारित किया है, जैसे ही सारी चीजें सामने आई कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, तो बड़े कड़े शब्दों में वहां पर बार ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनको यहाँ ट्रांसफर किया जाता है तो हम उनकी कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि उस कोर्ट में कोई भी क्लाइंट और किसी भी वकील को विश्वास नहीं होगा कि वहां न्याय हो रहा है। इसी के चलते जुडिशियल वर्क उनको वहां नहीं मिलेगा। इसकी आप मानेंगे 99% चांस इस बात के हैं कि उनको वहां पे भी कोई जुड़ी। चलिए, तो बड़ी खबर कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर जो है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की सिफारिश की। अगर केंद्र सरकार इसे मान लेती है तो उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड टीबी के 10,000 स्ट्रेन का संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लिया है। विश्व टीबी दिवस पर नई दिल्ली में इसे जारी करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की पहचान और इलाज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत जल्दी ही 30,000 जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लेगा। देश भर के 9 संस्थान और 3 मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरे देश भर से सैंपल लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया। आज जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं जीन्स को लेकर के, आज ही हमने 10,000 जीन सीक्वेंसेस मुकम्मल की हैं आम जनसंख्या आबादी में, और हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम 30-32,000 सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिससे ख़ास तौर से जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी पहले से जानकारी हासिल करना और उसका समाधान करने में वैज्ञानिकों को भी सुविधा रहेगी, चिकित्सकों को भी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में 25, 26 और 27 मार्च को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वो अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोग परेशान थे, महिलाएं और व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन बीते 8 वर्षों में सारा सब कुछ बदल चुका है। बढ़ेंगे आगे। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिका और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 3 साल से चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने पर जोर दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सऊदी में बातचीत से सीज फायर का रास्ता खुल सकता है। इस बातचीत से एक दिन पहले अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की आपस में बैठक हुई थी। इस वार्ता का उद्देश्य यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक समाधान निकालना है। हालांकि अब तक किसी ठोस नतीजे की जानकारी सामने नहीं आई है।
तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी वीणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।